ये फैसला तुमने यकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे और अब तुम शादी का जिक्र लेके बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने ज़ैनब की दोस्त इमामा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिलाया। वो लोग तो बहुत अमीर हैं, उसका बाप बड़ा सनतकार है और मुसलमान भी नहीं है। अंसर का लहजा बदल चुका था। अब्बू वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि वो प्रपोज को कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुपते हुए लहजा में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की इजाज़त के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाज़त नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी उसके साथ कमिटमेंट है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। मुझे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने, और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बंदा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले। उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो मैं वैसे ही तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। अभी तुमने बहुत कुछ करना है। अबू प्लीज़, इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज़ में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यह फैसला तुमने यकदम कैसे कर लिया? ऐसा है तो तुम उससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करें। अगर वो उसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। उन्होंने तेज़ मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुमसे शादी करना चाहे। अब्बू, उसका मसला समझें, वो बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर उसके घर वाले राज़ी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ता तौर पर असजद और उसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अंसर ने दो टोक आवाज़ में कहा। अबू प्लीज़ मेरी बात को समझें, उसको मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और उनके स्टेटस में इतना फ़र्क है कि उनसे कोई दुश्मनी या मुखालफत मोल लेना मेरे बस की बात नहीं है, समझे तुम? और फिर मैं एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने ख़ानदान वालों को कैसे सामना करूँगा? अब्बू, वो मुसलमान हो चुकी है, मैंने आपको बताया है। जलाल ने झंझला कर कहा। 4 मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू, उसने मुझे मिलने से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। तुमने इस्लाम कबूल करते देखा उसे? मैं उससे मज़हब के बारे में तफसीलन बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है। तो फिर भी उसे अपने मसाइल खुद निपटने चाहिए, तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से 2 टोक बात करें, उन्हें बताए कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर उसका ख़ानदान अपनी मर्ज़ी और खुशी से उसकी शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हो जाए तो मैं उसे बखुशी कबूल कर लूँगा, मगर किसी बेनामो निशान लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मुझे इस माशरे में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। बहू के ख़ानदान के बारे में क्या कहूँगा मैं किसी से कि वो घर छोड़कर आई है और वो अपनी मर्ज़ी से मेरे बेटे से शादी करके आई है। अबू, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है और हम उसकी मदद करें। अंसर जावेद ने तलखी से बात काट दी। मज़हब को बीच में मत लाओ। हर चीज़ में मज़हब की शिरकत ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए हैं क्या? अबू, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा, यहाँ बात मदद या मज़हब की नहीं है, यहाँ सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात यह है कि तुम मदद का जज्बा रखते हो और तुम्हें अपने मजहबी फ़राइज़ का एहसास भी है, मगर इंसान पर कुछ हक़ उसके वालिदैन का भी होता है और ये हक़ भी मज़हब ने ही फ़र्ज़ किया है।
اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں بیٹھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں پر تعلیم کے اوپر بھی خرچ کروں، اور اس کے بعد اس طرح کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم پابند ہو کر رہ جاؤ گے، اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ نہ بول سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ اس سے کہو اپنے والدین سے بات کرے کہ انہیں رضامند کرے۔ ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر؟ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔